नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज का भाग 10वां। और इस वीडियो में आप देखेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सिंधु तथा झेलम के, झेलम या रावी के, व्यास तथा सिंधु के, सतलुज तथा सिंधु के। तो इस प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 1 पर है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय बना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अशोक के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, चोल के द्वारा या फिर पल्लव के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित हैं? वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित हैं? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कांच के ऊपर, पत्थर के ऊपर या फिर लोहे के या तांबे के ऊपर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पत्थर के ऊपर नकाशित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कंटक शोधन, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसके साम्राज्य में था? कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसके साम्राज्य में था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कुषाण, मौर्य, चोल या फिर राष्ट्रकूट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, मौर्य साम्राज्य में ही कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम नामक तमिल महाकाव्य है का लेखन किसने किया था? तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किसने किया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सतनार, इलंगो आदिगल, तिरुवल्लुवर, अव्यर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर है, इलंगो आदिगल के द्वारा ये तमिल महाकाव्य लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे देवानामप्रिय के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे देवानामप्रिय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, कनिष्क, आमोद वर्ष, अशोक या खारवेल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कुषाण, गुप्त, मौर्य या फिर चोल साम्राज्य। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, कुषाण साम्राज्य के दौरान ही गांधार कला का जो विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्ष। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कवि कालिदास जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, हर्षवर्धन के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा या चंद्रगुप्त के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या फिर कनिष्क के। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, हरिश्चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा या फिर व्यास जी के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था?
ऑप्शन इस प्रकार से हैं पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं महामेघ वाहन वंश के द्वारा, हर्यक वंश, रठभोज वंश या सातवाहन वंश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर महामेघ वाहन वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं रूपका, टंका, ड्रामा, दिनार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गुप्त शासकों के द्वारा कौन सा कर लगाया गया? गुप्त शासकों द्वारा कौन सा कर लगाया गया जो हल कर था, हल से संबंधित था और इसे प्रत्येक उस खेतीहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था? इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं हिरण्य कर, शुल्क, हलीवा कर या फिर कर के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर हलीवा कर के नाम से उस कर को जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, राजा हर्षवर्धन ने अपने कौन से भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं इंद्रवर्धन, सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन या फिर चंद्रवर्धन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वह कौन से राजवंश के संस्थापक थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे वर्धन, चेर, पांड्य या फिर चालुक्य। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 वर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है निम्न में से प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? निम्न में से प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं श्रावस्ती, ताम्रलिप्ति, अहिच्छत्र, चंपारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। ऑप्शन इस प्रकार से हैं तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी या फिर कांची। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर तक्षशिला। ये थे 20 प्रश्न जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।